So hello everybody, we are on the very important topic of halogen derivative. आपके जो सिलेबस है इसमें मैकेनिज्म बहुत ही कम है, ठीक है, पोर्शन में, पर इसमें से जो कम में से भी जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म. सो आयुर्वी यादव फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी, लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत सारी बार घुमा फिरा के इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. इसमें आपको घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स मैकेनिज्म दे कैन बी आस्क्ड, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay, so our next topic of discussion is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पहले तो हम समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म पढ़ने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है. बट ऑब्वियस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो भाई सब कार्बन जो है और ये जो हेलोजन जो है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये पोलर इन नेचर होता है. ये क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है. मतलब कि एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. हमें पता है ये ऐसा क्यों होता है. ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है. तो होगा क्या कि ये कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? As a word suggests, nucleophile is any substance which attracts the positive charge, ठीक है. तो ये जो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर जो है माइनस चार्ज होगा, वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, तो किधर अटैक करेगा? वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर. वो किधर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, ठीक है. बात याद रखनी है हमें, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा, ठीक है. तो वापस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल दैट इज कंपाउंड व्हिच अलाउज द पॉजिटिव चार्ज कैरीज द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द कार्बन एटम ऑफ द C-X बॉन्ड. ये बात हमें याद रखनी है इसमें, ठीक है. हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शंस देखे हुए हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो सैचुरेटेड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है और डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उसमें भी हो सकता है. पर हमारा जो आज का डिस्कशन होगा कि थ्रू सिंगल बॉन्ड वो कैसे वर्कआउट करता है उस पर ही हमारा फोकस रहेगा. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कार्बन एटम है वो रिप्लेस होता है, जैसे कि हमने अभी जस्ट रिएक्शन में देखा कि न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये हेलोजन लीव हो जाएगा, तो मेरे पास हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ठीक है. इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, जो भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा आर ग्रुप में वो वही का वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के जगह पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है. भी नेक्स्ट देखो भाई, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड जो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है उसकी जो मैकेनिज्म है हम उसको मेनली दो टाइप में ही पढ़ेंगे, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है ये SN1 SN2 के ऊपर ही जाने वाला है. SN1 SN2 दिस इज द ओनली टू टॉपिक दैट इज ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है. एज आई सेड हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको समझाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही मैकेनिज्म है, SN1 एंड SN2. तो SN2 रिएक्शन से हम पहले चालू करते हैं. तो पहले उसका नाम देखो भाई, SN2 का नाम है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट इन अ कैरेक्टरिस्टिक स्टेट. मतलब होता क्या है कि रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में. 2 का मतलब है बोथ न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अटैक करता है, और सबस्ट्रेट मतलब जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हैलाइड जो हमने लिया था वो दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें 2 लिखा है. तो इन दिस केस रिएक्शन SN2 का मतलब है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. और इसमें इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन ऑफ किसका होता है वो समझते हैं. ये जो हेलोजन है Br जो इधर लिखा है वो काफी बल्कियर ग्रुप है,
तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, कार्बन पे अटैक करने के लिए बैक साइड अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, ठीक है। पीछे से अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 4। तो अगर OH और Br को साथ में नहीं रख सकता, अगर OH ने अटैक किया तो किसी को तो निकालना पड़ेगा, तो किसको निकाल देता है, वो Br को निकाल देता है। वो किसको निकाल देता है, Br को निकाल देता है। ये बात समझ में आई तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे होता है, देखो इसका मैकेनिज्म देखो, एज यू कैन सी ओवर हियर, इन्वर्जन होता है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक अनस्टेबल स्टेट फॉर्म होगा, जिसमें कार्बन की वैलेंसी वो लोग 5 दिखाते हैं। अभी हमें पता है कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, ये अनस्टेबल स्टेट है। उस अनस्टेबल में क्या होता है, देखो भाई, ये जो हेलोजन है वो निकल रहा है, ये जो हेलोजन है वो निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इन दिस स्टेट, ये जो स्टेट होता है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हेलोजन से हमेशा अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है। इन्वर्जन मतलब कि उल्टा, उल्टी साइड से अटैक किया ना, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, एज वी कैन सी इन दिस एग्जांपल आल्सो, ठीक है। अभी इसको समझाने के लिए और एक जस्ट एक डायग्राम मैंने लिया है कि सपोज ये रेड वाला जो है अपना न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो ट्रांजिशन स्टेट आएगा जो प्लेनार होगा, जिसमें 5 बॉन्ड वाला सिस्टम होगा। फिर जो है हमारा अल्काइल जो हैलाइड ग्रुप है वो निकल जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक हो जाएगा। अभी इसको समझाने के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम के लिए लिखना नहीं है, सिर्फ ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझने के लिए। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम लोग क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो साइट है, ये जो साइट है, ये जो साइट है ये रिएक्टेंट की साइड है, ये जो साइट है ये रिएक्टेंट की साइड है। ये जो साइट है ये रिएक्टेंट की साइड है, और ये जो साइट है वो प्रोडक्ट की साइड है। हमें पता है कि ऑलरेडी जो होता है कि इन दिस केस ये जो होता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एज यू कैन सी इधर वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी का डायग्राम का है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी का वाई कोऑर्डिनेट है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, दैट शोज दैट कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो मतलब हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसके अच्छे से रिएक्शन होगा। अभी ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में, तो इसलिए वो एक स्टेप का जो देखो इधर इधर जो है एक स्टेप का सिर्फ एक ही डायग्राम दिखाया है, उन्होंने एक ही डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है, एक ही हम्प दिखाया हुआ है, बिकॉज एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। क्लियर है इतना बात? ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, अकर्स ओनली इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था काइरल सेंटर क्या होता है, विच हैज ऑल द 4 वैलेंसी अटैच्ड टू द कार्बन इज डिफरेंट। तो ये काइरल प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें से। स्टेरिक इफेक्ट हो सकता है इसमें, ये क्या होता है जब SN1 पढ़ेंगे तो कंपैरिजन में पढ़ लेंगे। मिथाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। अभी इसमें ऐसा क्यों बोला, मिथाइल हैलाइड मतलब क्या, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और हेलोजन, मिथाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टू SN2 क्यों होता है, हम क्या बोले इसमें, देखो भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में होना चाहिए। तो अगर मेरे पास आसपास के जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अगर वो स्मॉलर होंगे तो ही 5 एटम एडजस्ट हो पाएंगे ना, इसलिए मिथाइल हैलाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। प्राइमरी इज नेक्स्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, बिकॉज बल्कियर ग्रुप होते हैं टर्शियरी में, ठीक है, कार्बन में। नेक्स्ट इज, अभी मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाला हुआ है, मैंने आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए, आपको मुझे इसमें बताना है, ये जो ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है मुझे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखो MCQ में बहुत सारी बार जस्ट आस्क यू कि द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 या SN2, तो आपको याद रखना है, ये बात याद रखना है
SN2 के लिए किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? मिथाइल ग्रुप का, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो जस्ट इसमें से फाइंड आउट करो, मिथाइल वाला ए है तो ए वाला सबसे हाईएस्ट होगा, ए वाला सबसे हाईएस्ट होगा तो उसको हम 1 नंबर दे देते हैं। ए वाला सबसे हाईएस्ट होगा तो उसको मैंने 1 नंबर दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी आएगा, तो ठीक है ये सेकेंड नंबर पे आ गया। ये 1 नंबर पे होगा, फिर ये सेकेंड नंबर पे होगा, फिर ये जो होगा ये कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? वेरी गुड, कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है, तो फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा। फिर ये वाला जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? फोर्थ नंबर पे आएगा, बिकॉज ये टर्शियरी, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव टू SN2। जैसे मैंने बोला कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होने के लिए ये आजू बाजू के ग्रुप जो होने चाहिए छोटे होने चाहिए, तो ही 5 एटम्स फिट हो सकते हैं ना। समझ में आया? इतना लॉजिक क्लियर रखो इसमें। ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसे मैंने बोला कि मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और फिर लास्ट में जो आएगा आपका टर्शियरी वाला आ जाएगा। अभी SN1 के और आगे बढ़ देते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा हुआ SN2 के बारे में था, SN1 में थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है वो ध्यान रखो। सबसे पहले SN1 जो रिएक्शन होता है दैट अकर्स बाय, देखो SN1 रिएक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यार अब ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो था हमने कुछ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और इस टॉपिक की स्टार्टिंग में भी रिवाइज करवाया था, नेचर ऑफ C'(X) बॉन्ड में। क्या था जरा याद दिलाओ? अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड, tertiary alkyl halides are more stable, tertiary carbocation are more stable than secondary and then primary। तो सेम वे SN1 की जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? देखो इधर आप देख सकते हो, टर्शियरी जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल। आप इतना भी याद रख सकते हो कि SN2 का उल्टा होता है SN1 में, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अभी SN1 में जो होता है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक या फिर लाइक अट्रैक्ट्स वाला, तो इसीलिए इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, ठीक है, हमें ऑलरेडी सबको पता है कि जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है खुद के अंदर। प्रोटिक का मतलब है कि जो H+ को डोनेट कर सकता है या फिर उसके ऊपर पोलर प्रोटिक, प्रॉपर वर्ड आप यूज कर सकते हो, पोलर प्रोटिक, तो ऐसा जिसमें प्लस माइनस चार्ज आ सकते हैं। इट विल शो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। पोलर नहीं है तो कौन सा शो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। ये थोड़ा हाई फंडू MCQ वाला पार्ट है, जब हम करेंगे तब वो डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए उसकी रिएक्टिविटी याद रख लो SN1 की 3:1, 3:1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें एनर्जी डायग्राम एज आई सेड, और पहले रिएक्शन कैसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप आएगा कि ये जो हेलोजन है, ये जो हेलोजन वाला पार्ट है वो अपने आप ही निकल जाएगा। हेलोजन वाला जो पार्ट है वो अपने आप ही निकल जाएगा। इसमें ये जो हेलोजन वाला पार्ट जो है, ये जो हेलोजन वाला जो पार्ट है वो अपने आप ही निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये ब्रोमीन को निकलने से कार्बन जो है वो स्टेबल ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, फर्स्ट स्लो स्टेप होगा रिएक्शन का। हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ाएंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब वही रिएक्शन का रेट क्या होगा वो डिटरमाइन करता है। तो इसमें ब्रोमीन जो निकलता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ब्रोमीन निकलने के बाद क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन में कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड्स होंगे। 3 बॉन्ड खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि 120 के बॉन्ड एंगल, बट और 360 डिवाइड बाई 3 करो तो ये जो तीन ये मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है वो तीनों 120 के एंगल में अरेंज हो जाएंगे। कार्बोकैटायन को बट ऑब्वियस अभी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से आपको प्रोडक्ट मिला है। अभी ये स्टेप जो है ये आपको दो स्टेप में होता है। एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, तो ये रहा आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का हम। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो ये रहा दूसरा हम, ठीक है। एज आई सेड ये डायग्राम
जस्ट एक रेफरेंस के लिए है, आपको इस डायग्राम को अगर नहीं करना तो मत कीजिए उसमें, ठीक है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म और एक बार देख लेते हैं, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म और एक बार देख लेते हैं। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। द प्लेनर इंटरमीडिएट लीड्स टू लॉस ऑफ कायरलिटी। हमने क्या बोला था कि इसमें जो है हैलाइड निकलने से जो है तीन एटम, तीन 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 मिथाइल ग्रुप रह जाते हैं, तो तीन तीन कायरलिटी शो नहीं करता, बिकॉज कायरलिटी कब शो करता है, जब चार डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हो। तो लॉस ऑफ कायरलिटी होता है एज यू कैन सी इन दिस स्टेप। तो ये स्टेप में आप उसको देख सकते हो, ये स्टेप में आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इन दिस केस, इन दिस केस एज यू कैन सी, ये एक न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक थ्रू दिस साइड, बिकॉज देखो तीन है, तीन है, एक अटैक इधर से भी कर सकता है। ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड टू। तो मतलब कि हमारे पास जो है ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है दो साइड से अटैक कर सकता है। एक जो है वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, दूसरा जो है वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। अभी उससे होगा क्या, अभी उससे होगा क्या, लेट्स सी। अभी उससे होगा ये, okay. तो SN1 इन रियलिटी, जैसे मैंने बोला कि हेलोजन निकल जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये जो कार्बोकैटायन है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक करेगा और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो कैन आई सी, जिसकी वजह से मुझे जो है दो 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 कंपाउंड फॉर्म होंगे। अगर इधर से अटैक किया हुआ है, अगर इधर से अटैक किया हुआ है, तो मुझे कुछ इस ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे कुछ ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर इस साइड से अटैक किया हुआ है तो मुझे कुछ जो है ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखो, ठीक है। एज आई सेड, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है हेलोजन से निकलने से, न्यूक्लियोफाइल। अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट, फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो कुछ ये साइड वाला प्रोडक्ट मिलेगा। हमने बट ऑब्वियस लास्ट क्लास में पढ़ा था रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब क्या था, मैं वापस थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, मतलब कि दोनों आइसोमर अगर इक्वल क्वांटिटी में होंगे तो लाइट को इक्वल एंगल में बट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो जो लाइट आएगी बाहर वो सिर्फ सीधे ही डायरेक्शन में आएगी, सिर्फ और सिर्फ सीधे ही डायरेक्शन में आएगी। तो इसीलिए जो मुझे इसमें प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमाइजेशन वाला मिलेगा, कि मतलब कि लाइट को घुमाएगा नहीं, वो सीधा ही सीधा बाहर निकालेगा। क्योंकि क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियोफाइल है, दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 50-50%, ठीक है। तो इन दिस केस आपको बोलना है SN1 में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज बोथ front attack and back attack, that is inversion of configuration and retention of configuration, ठीक है। इन दिस केस अगर देखो साइमल्टेनियसली हो गया तो इन्वर्जन मिलेगा, पर आपके लिए ये बात जो है हम लेक्चर में जब पढ़ेंगे तभी करेंगे। आप अभी ये और ये बात को जरा याद रखिए, इट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला थोड़ा हाई फंडू रिएक्शन मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया, आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन करने के लिए बड़ा सा मॉलिक्यूल देंगे, पर आपको थोड़ा बेसिक ही समझना है कि भाई ये जो कार्बन है वो टर्शरी है, ये कार्बन क्या है, वो टर्शरी है। तो हेलोजन की जगह पर, ये हेलोजन की जगह पर दो हो सकता है, एक तो उसकी अपोजिट साइड पे आ सकता है या उसकी ही साइड पे आ सकता है, इट इज रिटेंशन और इन्वर्जन। इसमें उन्होंने इन्वर्जन को प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए दिया है बिकॉज बल्कियर ग्रुप था, इसीलिए। Let's go to the next slide now.
ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं. एज आई सेड कि बिट टर्शरी वाला ज्यादा होगा देन सेकेंडरी. अभी सेकेंडरी को ना बेंजेलिक से कंपेयर किया है. ये एक थोड़ा इंट्रेंस लेवल का भी मैंने स्लाइड पे इंक्लूड करने का ट्राई किया है. जब हम नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे तब मैं इसका पूरा रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, पर अभी के लिए आप इतना समझिए कि बेंजेलिक में जो होता है रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो पाएगा. ठीक है, इसीलिए देखो हमने क्या बोला, SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है. तो अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड हो गया, वो SN1 ज्यादा जाएगा. तो इन दिस केस बेंजेलिक भी ज्यादा होगा, देन एलिलिक वाला पार्ट, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप. तो SN1 में रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आएंगे. ठीक है, SN1 में रेजोनेंस के ऊपर MCQ में एंट्रेंस क्वेश्चन बहुत आएंगे. एंट्रेंस लेवल में हम आपका ये पार्ट क्लियर करवा देंगे, पर अभी के लिए याद रखना तो इतना याद रख लो, 3, 2, 1. अभी SN1 का जो है एक सिंपल बेसिक रिएक्शन हमें लिख दिया है इधर कि भाई पहले तो SN1 में टर्शरी ज्यादा दिखाएगा, तो अल्कोहल की जगह पर हमने हेलोजन लाना है. कॉन्फ़िगरेशन 2 हो सकता है, एक फ्रंट से भी हो सकता है और एक बैक से भी हो सकता है. तो अभी सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एज आई सेड, इसमें सॉल्वेंट जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने बोला पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलार मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन देने की या बॉन्ड बनाने की जो है कैपेबिलिटी रखता हो. तो ये वाला एंट्रेंस का पार्ट है, पर फिर भी आप याद रखो SN1 पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 और प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के लिए काम आएगा. आपके लिए एक होमवर्क है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द स्लाइड. होमवर्क ये है आपके लिए कि SN1 और SN2 का आपको डिस्टिंग्विश का पॉइंट लिखना है. मैं भी आपको बट अवर्स नोट्स में सेंड करूंगी डिस्टिंग्विश का पॉइंट, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू मेक द distinguishing point of SN1 SN2. I will send you the notes, handwritten notes of SN1 SN2 with proper mechanism, as well as its MCQ questions, as well as its mechanism or theory questions that can be asked in the exam. Okay, this was all about mechanism for nucleophilic substitution reaction. We have only two, SN1 and SN2. Thank you.